सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है मैं लखनऊ मेट्रो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो वही मैं एक मैराथन लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, जिसमें 500 प्लस एमसीक्यू रहने वाले हैं। ये रामबाण रहने वाला है आपका, ठीक है। एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से देख रहे हो तो भी बढ़िया है, ठीक है। बस इसके क्वेश्चन आपको थोड़े ढंग से लगाने हैं और जो मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा वो थोड़ा ढंग से इसको समझना है। और जो इसमें इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर होता है, उसका कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कवर होता है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। ये वीडियो तो कुछ लंबी होने वाली है, तो कोशिश करना, पेशेंस बनाए रखना लास्ट तक, ठीक है। या इसको पार्टीशन में मतलब इसके पार्ट बना बना के आप देख सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं। लखनऊ मेट्रो की अभी सीरीज चल रही है, इसरो डीआरडीओ की भी हम क्वेश्चन पेपर कराएंगे आने वाले समय में। जैसे कि आपको पता है कि इसरो की कुछ वैकेंसी पेंडिंग है, तो इसरो के भी हम क्वेश्चन पेपर इसमें कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और बात करें, 9th और 10th की क्लासें हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, जिसमें हम मैथ और साइंस पढ़ाएंगे, जो कि हमारे प्रोबेबली है कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मुफ्त कक्षा है, ठीक है, मुफ्त क्लासेस है, फ्री स्टडी पर शुरू होने वाली है, तो प्लीज़ अनरोल कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लखनऊ मेट्रो के जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, लखनऊ मेट्रो में ही पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो अब कह रहा है, मैं हिंदी और इंग्लिश ये क्वेश्चन दोनों में ही है, ठीक है। अब मैं इसमें है ना बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको ध्यान से समझना और सुनना है। यहाँ कलर ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको हाँ समझ में आ जाए ढंग से। और थोड़ा पेशेंसली इसको सुनना है और थोड़ा समझना है। अब कह रहा है, विच मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर वीडियो सिग्नल इन टीवी ट्रांसमीटर। कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी प्रसारण में वीडियो संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये मॉड्यूलेशन होता क्या है, ठीक है। मैं इसको आपको क्वेश्चन को जितने भी, एक क्वेश्चन में जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। बस आपको पेशेंस से सुनना है। मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन एक वह क्रिया होती है, एक वो क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लो वेवलेंथ वाले सिग्नल होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते, जो 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है, या इसके आसपास ही ट्रैवल कर पाते हैं, उन सिग्नलों को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है, सुपर इम्पोज, ये जो हमारा सिग्नल होता है, ठीक है, जो एक्चुअल सिग्नल होता है, इसको मॉड्यूलेशन के जरिए सुपर इम्पोज किया जाता है एक बड़े से सिग्नल में, वो इस तरीके से बन जाता है। आपने देखा होगा, थोड़ा डायग्राम मेरा ठीक नहीं बनेगा, ठीक है, बाकी आप समझ लेना, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिग्नल होगा हमारा वो एक्चुअल सिग्नल होगा नहीं, इसके अंदर जो होगा वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा और एक्चुअल सिग्नल ऊपर होगा। ये हमारा एक्चुअल सिग्नल होगा, ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, ठीक है। अब ये मॉड्यूलेशन प्रक्रिया से क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है वो दूर तक ट्रेवल कर पाता है, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है, या उसकी कही जाए जो कार्य शक्ति है दूर तक ले जाने की, दूर तक जाने की, और सिग्नल वो पहुंच जाता है मॉड्यूलेशन के जरिए, ठीक है। अब उसी में ही एक दूसरी साइड लगा रहता है डीमॉड्यूलेशन। वो क्या करता है, वो इस वेव को अलग करता है, और जो इसके अंदर वेव है, जो हमारा कैरियर, एक तो कैरियर सिग्नल होता है, एक सेकंड यहाँ से, एक होता है हमारा कैरियर सिग्नल, ठीक है, जो कैरियर ले आने का काम करेगा, और एक होता है हमारा एक्चुअल सिग्नल। एक्चुअल सिग्नल काम क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ और माउस से लिखने की कोशिश कर, ठीक है, यहाँ से। एक होगा हमारा कैरियर सिग्नल जो हमारे एक्चुअल सिग्नल को लेकर जाएगा, और एक होगा हमारा जो एक्चुअल सिग्नल है ही, ठीक है।
जो कैरियर सिग्नल है और जो एक्चुअल सिग्नल है उसको सुपर इम्पोज किया जाएगा। सुपर इम्पोज एक टर्म होती है जो कि कई बार पेपर में पूछी गई है, तो सुपर इम्पोज भी आ जाएगा कि सुपर इम्पोज मतलब किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, क्या टर्म है, क्या मतलब है इसका। सुपर इम्पोज एक टेक्निक होती है जिससे क्या करते हैं हम, जो जो हमारा कैरियर सिग्नल में है ना, जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है वो उसको उसमें डालने में, उस डालने की प्रक्रिया को हम जो है सुपर इम्पोज कहते हैं। उस प्रक्रिया को डालने के बाद जो हमारा सिग्नल तैयार होता है उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन सिग्नल। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बातें वो ध्यान से सुननी है, बस उसको सुन लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगी मॉड्यूलेशन, मैंने बता दिया। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होगा। अब जो कैरियर वेव है जो हमारा और एक्चुअल सिग्नल है वो जाएगा मॉड्यूलेशन के थ्रू, मगर अब वो जब जाएगा वहाँ पर तो वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमें डीमॉड्यूलेशन लगाना पड़ेगा। डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो कैरियर वेव है वो अलग हो जाती है उसमें। ठीक है, जो जो कैरियर वेव है वो अलग हो जाती है। जो एक्चुअल सिग्नल है हमारा इस तरीके का, ये एक्चुअल सिग्नल है, ये अलग हो जाता है। फिर ये एक्चुअल ही सिग्नल में ही हमारा जो मेन डाटा होता है वो एक्चुअल सिग्नल में होता है, तो इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है और फिर काम में लिया जाता है। तो आपको मॉड्यूलेशन भी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, डीमॉड्यूलेशन भी प्रक्रिया समझ में आ गई। हिंदी में समझाया मैंने, आसान तरीके से समझाया, आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। इनका प्रयोग क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी बात कर देते हैं। अब जो करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का काम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का काम होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी बनती हैं, जैसे कि मॉड्यूलेशन के अंदर तो हमने बता दिया कि मॉड्यूलेशन में दूर तक ट्रैवल करने के लिए करते हैं, और जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो काम में लिया जाता है एफएम में। एफएम रेडियो जो हमारी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर चलता है। ठीक है, जो हमारा रेडियो सिग्नल होता है वो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, इसलिए उसमें जो हम मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, एफएम रेडियो। ठीक है, एफएम रेडियो होता है ना जो आपके फ़ोन में भी होगा, और जो पहले रेडियो आया करते थे बड़े बड़े, ठीक है, रेडियो आया करते थे बड़े बड़े, तो एफएम से आप याद रख सकते हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसकी बात करते हैं हम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है टीवी सिग्नल के अंदर। ठीक है, टीवी वीडियो ट्रांसमिशन के अंदर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। ये कई बार पूछा गया। ठीक है, वीडियो सिग्नल के लिए यूज़ होता है, वीडियो सिग्नल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना चाहिए। जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जितने भी पॉइंट करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे गए हैं। मेट्रो में हो, चाहे इसरो में हो, चाहे डीआरडीओ में हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन समझाया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझाया, ये भी पूछा गया है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझाया, ये भी पूछा गया है। अब बात करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की अगर बात करी जाए तो ये मॉड्यूलेशन जो यूज़ होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये पल्स रेटिंग डीसी होती है। यानी कि पल्स रेटिंग डीसी इस तरीके की डीसी होती है ये। ठीक है, ऑन ऑफ वाली डीसी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैं इसका पहले यूज़ बता देता हूँ, इसका मतलब कार्य किस तरीके से कार्य करता है। इसको कहते हैं, ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ फ्रीक्वेंसी होती है, ये पल्सेस वाली फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, इसका काम हम इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं। जब हमारे पास हम डीसी से एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम डीसी से एसी में जब कन्वर्ट करते हैं ना, जब डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं, हमें जो स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए होता है। ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट होता है वो हमारा एसी सिग्नल पर ऑपरेट होता है या एसी करंट पर ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक नहीं कई मॉसफेट लग जाते हैं जो क्या करते हैं, स्विचिंग का काम करते हैं, जिससे ये हमारी पल्स रेटिंग डीसी बन जाती है। और जितनी ही ये ज़्यादा बनेगी, जितने ही PWM की एक आईसी आती है जो कि पल्स बनाने का काम करते हैं, वो जितना ज़्यादा सिग्नल जनरेट करेगी उतनी जो मॉसफेट है वो स्विच ऑन ऑफ का काम करेंगे, जिस वजह से जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनेगी पल्स रेटिंग में, उतना ही छोटा ट्रांसफार्मर का साइज हो जाता है। ठीक है,
ट्रांसफार्मर का जो साइज है उतना ही छोटा हो जाएगा जितनी ज़्यादा हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ ट्रांसफार्मर है, एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसफार्मर कम हो, मतलब जो उसकी वो है साइज है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आपने, अब इसका मैं यूज़ बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एक तो होता है आपका PWM का, जो PWM है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो यूपीएस के अंदर यूज़ होता है ये, यूपीएस के अंदर, ठीक है। जो रिमोट कंट्रोल कारें आती हैं उनकी डीसी मोटर लगी रहती है, उनकी स्पीड घटाने और बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल कार हो गई, ठीक है, जिनको आरसी कार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यूपीएस इन्वर्टर के अंदर भी PWM IC यूज़ होती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं किसमें फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब फेस मॉड्यूलेशन में यूज़ करें तो ये ज़्यादा दूर जो लंबे हमारे सिग्नल होते हैं, जो ज़्यादा दूर के लिए ट्रैवल करने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें फेस मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें फेस मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा ट्रांसमीटर काम करते हैं, जो सिग्नल हम भेजने का काम करते हैं, वो फेस मॉड्यूलेशन में ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको करीबन 6 या 7 क्वेश्चन बता दिए जो बन सकते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है, फेस मॉड्यूलेशन के भी बारे में बताया मैंने, सभी के बारे में बताया, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ काम करते हैं, ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है। इसको रिवाइज करना है और पेपर में आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अब चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हुज लेंथ इज 90 मीटर अक्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज 1.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है और विशिष्ट प्रतिरोध 1.5 माइक्रो सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर है। अब इसकी जो टर्म दी गई है वो सारी टर्म समझते हैं, फिर मैं इसको आसान तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरा जो सजेशन रहेगा, मेरा ये सजेशन रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि अब मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है और यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ माइक्रो ओम में दिया गया है। तो इन वैल्यू को आप चेंज करोगे और चेंज करते समय आपसे कुछ गलती भी हो सकती है जिस वजह से आप इसको गलत कर सकते हो, ठीक है। अब हम बाकी सारी टर्म जानते हैं, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस जानते हैं, रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। रेजिस्टेंस जब वर्क करेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा वायर की लंबाई बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर, लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। जितना हम तार को खींच के लंबा कर देंगे उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो जो ये वायर होता है कितना मोटा है कितना पतला है, कितना मोटा है कितना पतला है, जो उसका एरिया होता है ये अंदर का, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे घरों में तार आते हैं, वो तार का एरिया देखोगे आप, तार कितना मोटा होता है, जितना वो ज़्यादा मोटा होगा उतना ही उसका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और तार लंबा जितना होगा और पतला होगा, मतलब छोटा होगा और पतला, छोटा नहीं पतला होगा और लंबा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दो टर्म पूछी गई है कई बार, इसको याद में रखना है, ठीक है। जो समझ में ना आए कमेंट कर देना। ये टर्म बता दी मैंने, ठीक है। अब इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, हर तार का, हर मेटल का अपना कुछ उसका अंदर प्रतिरोध होता है, ठीक है। किसी ना किसी मेटल के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। जैसे लकड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर करंट फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है। और बात करें नाइक्रोम वायर की, ठीक है, टंगस्टन की वायर की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, इतना हाई होता है
ताकि वो ग्लो करने लग जाता है, इतना हाई होता है उसके अंदर। और नाइक्रोम वायर की बात करें कि उसके अंदर रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया कि नाइक्रोम, टंगस्टन, और ये आपको मैंने वुड का एग्जांपल दे दिया, यानी कि लकड़ी का। तो इनके रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, इनका खुद का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, मैंने उसकी बात करी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, इसको दर्शाया पी से जाता है, ठीक है। हम पी से बोल देते हैं 1.5 माइक्रो ओम, ठीक है। माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये बताता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना ओम, उसका स्पेसिफिक जो उसके अंदर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। अब जब हम इसको ओम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू, कलर चेंज करता हूँ ये थोड़ा, 1.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये ओम मीटर, ठीक है। इसको हमने मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और ओम से हमने इसको माइक्रो ओम से ओम में कन्वर्ट कर दिया। अब माइक्रो ओम में 1 ओम में, ओम बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। 1 ओम में 10⁻6 माइक्रो ओम होते हैं, ठीक है। 6 माइक्रो ओम होते हैं, ठीक है। 6 माइक्रो ओम होते हैं, 10⁻6 माइक्रो ओम होते हैं। अब यहाँ पर 8 इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10⁻6 इंटू ये, तो इसको हम 100 इंटू अब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10⁸। अब ये 8 है तो माइनस का 8 क्यों लिखा है, क्योंकि जो 1.5 है हमारा, उसके अपॉन में होता है, ये अपॉन में होती है 8, और जब हम अपॉन से ऊपर में लेके जाते हैं तो वो डिजिट जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है, तो इस वजह से ये जो है वो माइनस में हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा क्लियर करके मैं और बताता हूँ आसानी से, और एक सेकेंड, इसको क्लियर करके थोड़ा और बताता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप पे अगर कॉपी है तो उसमें लिख लीजिए, वरना आप वीडियो देखकर समझ सकते हो। और वैसे मैं कहूँ तो आपसे ये लास्ट में ये अप्लाई करना आपसे, क्योंकि बहुत लेंथी बनने वाला है, ठीक है। ये आपने कर दिया, इसको हमने लिख दिया था 1.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया की बात करें तो एरिया इसमें मीटर में दिया गया है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, या एरिया हमें दिया गया है स्क्वायर मीटर में, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर मीटर में इसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। और अगर हम बात करें लेंथ की तो इसकी लेंथ यानी कि एल दी हुई है 90 मीटर। तो हमें बस एक फॉर्मूला लगाना, जो कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना कि जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इक्वल टू के सामने आ जाएगा वो। अब ये फॉर्मूला हो गया, तो इसमें हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको क्या कर देते हैं, हम इनटू कर देते, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी उठा के वैल्यू डाल देंगे सीधे सीधे। यहाँ पर हम 90, ठीक है। यहाँ पर हम जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना निकल के आया था, 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकल के आया था इसका, वो आया था हमारा 1.5
10⁻⁸ ठीक है। इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। 4 कट गया ये माइनस का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 90 है और ये एरिया हमारा कितना है, हाँ ठीक है, -8, ठीक है। अब ये जो -4 है, ठीक है, 1.5 अपॉन 10⁴, क्योंकि ये मैंने बताया था ऊपर जाता तो माइनस में हो जाता, नीचे जाता तो प्लस में हो जाता। अब इसको कैसे करते हैं, एक तो मैं बात या तो आप इसको काट पीट के करो, या तो एक होता है डिजिटल सम, आपने पढ़ा हो तो आप अगर तैयारी करते हो तो डिजिटल सम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम वर्क कैसे करता है मैं वो बता देता हूँ। जितना भी 9 होता है उसको काट देते हैं, यानी कि ये 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो 9 ही आता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। 9 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँ तो कितना आता है, 18 आता है, ठीक है। अगर 1 और 8 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, फिर से 9 आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, अगर उसे जोड़ के सिंगल डिजिट में कर दे तो वो 9 ही हो जाएगा। या मैं 9 × 9 ले लेता हूँ, कितना होता है, 81 होता है। कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 9 × 3 ले लेता हूँ, ठीक है, कितना हो गया, 27 हो गया, हाँ 27 हो गया। 27 कितना हो गया, अगर इसको जोड़ता हूँ 2 और 7 को, 9 हो गया। तो ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो वो 9 ही होता है। 9 की मल्टीप्लाई 1.5 से भी करूँगा ना तो भी 9 आएगा, ठीक है। अगर और ठीक है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती यहाँ पर अगर डिजिटल सम लगाते हो। अगर डिजिटल सम के बारे में पता है, अगर आप चाहते हो कि डिजिटल सम मैं बता दूं तो इसकी एक मैं क्लास बना दूंगा, ठीक है। उससे आप डिजिटल सम बिल्कुल ईजी तरीके से समझ जाओगे। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। क्या ये 9 है, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 यानी कि 1, 10 यानी कि 1, ठीक है, क्योंकि 0 को काउंट नहीं किया जाता। अगर इसकी बात करें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। अगर इसकी बात करें तो ये 1 2 और 5, ये 3 5 8 8 आ गया, यानी कि ये 9 नहीं आया, ठीक है। जो 9 होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। अगर बात करें इसकी 5 और 2 7, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगर बात करें इसकी तो 4 और 5 9, तो ये हमारा 9 हो गया। या तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, सभी में डिजिट जो है हमारी वो सारी अलग अलग है। सभी में डिजिट जो हमारी सारी अलग अलग हैं, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं रहा। इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 15 निम्न कितना होता है, 135 होता है। 15 निम्न 135, तो 135 आ रहा होगा, देखना कहीं पर। ये इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी जिसमें हमारा 135 आंसर आ रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। या आप चाहते हो कि मैं एक मैथ की क्लास ले लूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो वो मेरे को बता देना, वो मैथ की क्लास भी मैं आपकी ले लूँगा, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप इजी तरीके से सॉल्व करके, कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हो। और मैं चाहूँ तो मैं अगर आपसे कहूँ तो ये लास्ट में आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब करते हैं, चलते हैं। विच बाइज मेथड इज नॉट यूज फॉर लीनियर एम्पलीफायर। लीनियर एम्पलीफायर में इसको बस आपको याद रखना है कि लीनियर एम्पलीफायर में कौन सा इसमें सर्किट जो है कि बाइसिंग मेथड है यूज नहीं किया जाता। सिर्फ हमारा एक यही है कि, ठीक है, बेस रजिस्टर बाइसिंग मेथड है जो कि यूज में नहीं लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी सारे यूज में लिए जाते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो कि ये सारे हमारे यूज में लिए जाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बाइज मेथड, एमीटर रजिस्टर बाइज मेथड और फीडबैक बाइज रजिस्टर मेथड, ठीक है। मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कंस्ट्रक्शन होती है ट्रांसफार्मर की, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। उसमें बेसिकली देखा जाए तो कॉपर यूज किया जाता है उसकी वाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इज द करेक्ट मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने मास एनर्जी, मास जो एनर्जी है इक्वेशन दी थी, तो वो क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, E = mc², ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए। E = एनर्जी = मास अपॉन ये एनर्जी स्क्वायर था, ठीक है। अब चलते हैं, जो मैंने आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया था, अभी उसकी यूनिट भी बताई थी। क्या बताई थी मैंने, जो ओम
सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर में होता है वो, तो ये मैंने आपको यूनिट बताई थी, अभी जो क्वेश्चन गया था दूसरा उसमें बताई थी, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कोई भी नहीं लिया इसमें। कह रहे हैं ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है भाई, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कैसे बताया था आपको कि 24 है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 24, ठीक है, इसका जो क्वोशंट है वो इसके नीचे आता है अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, जाएगा ना 12 बार में, ठीक है, यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो 0 होगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है, कितने बार में गया, क्वोशंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये आ गया 12, फिर इसको 2 से काटेंगे, अब इसको 12 को 2 से फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 2 कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यहाँ क्वोशंट यहाँ आता है, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 0, ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे 3 से जाएगा, 6 3 6 0 2 से काटेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 6 6 क्वोशंट हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कितना आया, 0 आ गया, अब इसको काटेंगे 1 से, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या आया, 1 आया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, तो 1 1 0 0 और 0, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया उल्टी साइड से, एक सेकेंड, उल्टा साइड से लिख दिया मैंने, एक 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया, 0 0 0, ठीक है, इसमें एक 0 कम है, यहाँ पर एक 0 और आएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख दोगे इसको, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर दोगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन जो है हमारा वो सत्य है, इस, ठीक है, जो डेसिमल 10 इज रिप्रेजेंटेड एज 110 इज ग्रे कोड, ठीक है, या तो ये डेसिमल 9 इज रिप्रेजेंटेड एज 1001 इज BCD, ठीक है, डेसिमल 9 इज रिप्रेजेंटेड एज 1011, ठीक है, ये सारे कोड हैं, BCD कोड हो गया, बाइनरी कोड, डेसिमल, ठीक है, ये XCC3 कोड हो गया, ठीक है, ग्रे कोड हो गया। अब हम इसको लिख सकते देख रहे हैं, डेसिमल 10 रिप्रेजेंटेड एज 1001, ठीक है, अब इसमें देखना हमें कौन सा सही है, अगर इसकी बात करी जाए, ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए, एक सेकेंड, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, डेसिमल 9 इज रिप्रेजेंटेड एज 101 इज BCD कोड, ठीक है, जो बाइनरी कोड आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें बाइनरी कोड में, जब हम कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 9 को करेंगे 2 से 4 बार में जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, तो 1 आ गया, तो 1 हम यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ 4, फिर इसको 2 से करेंगे, कितने बार में जाएगा, 2, और ये आ गया 4, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर 0 रख देंगे, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और ये 1 बार में, यहाँ पर 2 0, ठीक है, हाँ 0 आ गया, ठीक है, हाँ 0 आ गया, ठीक है, और फिर लास्ट में नीचे बचता है 1, लास्ट में नीचे बनते 1 इसलिए बचेगा, ये क्वोशंट लास्ट में आ जाता है, ठीक है, ये क्वोशंट आ जाता है लास्ट में, तो जो हमारा ये जो वैल्यू बनती है वो हमारी बाइनरी वैल्यू होती है, ठीक है, 1101, ये जो दी गई है ये बाइनरी वैल्यू है, और बाइनरी वैल्यू हमेशा BCD में होती है, तो इतना आपको याद रखना, और इस तरीके से आप सोल्व करके इसको निकाल सकते हो। बाकी जो समझ में ना आए कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अब 9th क्वेश्चन है, हाफ एडर कैन बी रिप्रेजेंटेड, हाफ एडर मैंने आपको बताया था कि एंड और एक्सोर गेट से बनता है, इसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है। अब एक्सोर गेट जो हमारा कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से,
ठीक है, ये एक्सोर गेट हो गया हमारा। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ए बार होता है बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। और बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है इन्वर्स कर देता है वैल्यू को, बार इन्वर्स कर लेगा। जैसे यहाँ पर ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा होगा उसको उल्टा सिग्नल यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा होगा उसका सीधा सिग्नल जो यहाँ पर आ रहा होगा वो एक्यूरेट यहीं लिख देना, और जो यहाँ पर आ रहा होगा उसका उल्टा यहाँ पर लिख देना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस करना है। ठीक है, और फिर दोनों का ए एक्यूरेट आ जाएगा, बी को हम इन्वर्स कर देंगे, फिर दोनों जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा 0 सिग्नल आया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 सिग्नल आया। ठीक है, 1 है ये, और सिग्नल हमेशा 0 और 1 में ही होगा। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल होता है। अब यहाँ पर 0 आया, ठीक है, 0 का इन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1, और बी एक्यूरेट आ जाएगा, यानी कि 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ए 0 का 0 लिखा जाएगा, बी का इन्वर्जन हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। जो हमारा जो सिग्नल होगा वो हमारा सिग्नल हाई होगा। ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा। जो सिग्नल आएगा आउटपुट पे 1 आएगा, यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये एक्सोर गेट हो गया हमारा। इसी तरीके से एक्सनोर गेट बनता है, वहाँ पर यहाँ पर ये डॉट आ जाता है। ठीक है, एक्सनोर गेट में, और यहाँ पर एन लग जाएगा, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, तो वो क्या होगा, जो ये आउटपुट आया है इसको इन्वर्स कर देगा। मैंने आपको ये पहले बता चुका है कि इसमें बता चुका हूँ कि ये इन्वर्स कर देगा पूरी वैल्यू को। ठीक है, ये एक्सोर हो गया। और इसी में एक तरीके का एक एंड गेट और लगता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमारा एक्सोर और एंड गेट पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैंने बता दी, मैंने फॉर्मूले में एक क्वेश्चन में ना कई क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, तो आपको बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे। ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड बाय, ट्रांजिस्टर किससे ऑपरेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी, पावर, करंट। करंट से जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो करंट ऑपरेटेड होता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 वाट 200 वोल्ट बल्ब। 200 वोल्ट का क्या, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो पावर के लिए कौन सा लगता है, वी। 2 फॉर्मूले लगते हैं, मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए या तो आप एक V × I आ सकते हो। ठीक है, जितने भी इसमें जितनी भी फॉर्मूले की पावर में वैरायटी बनती है वो मैं सारे आपको बता रहा हूँ। P = I² × R। ठीक है, आप ये लगा सकते हो, या आप लगा सकते हो, इधर आ जाएगा V/I। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसको मैं दूसरे तरीका और भी बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आप R को लिख सकते हो, R को लिख सकते हो क्या, V/I। I से I कट जाएगा, तो बाकी ये सेम आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये सेम हो जाएगा। बाकी हाँ यही फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें क्या कर सकते हो, ये R उठा के इधर लेके आओगे या P उठा के इधर लेके आओगे। हमें क्या पता है, पावर पता है, हमें 2 डिजिट पता है, पावर पता है और वोल्टेज पता है। पावर और वोल्टेज पता हुआ है, इससे हम करंट निकाल लेंगे। ये करंट हम इसमें से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। P/V = I हो जाएगा। ठीक है, इससे हम करंट निकाल लेंगे। P हमारा कितना है, 50 वाट है, और बल्ब 200 वाट का है। इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हमारा I आ गया, यानी कि एम्पियर हो गया ये। अब बात करते हैं, एम्पियर हमारा आ गया ये, और रेजिस्टेंस हमें निकालना है। पावर हमें पता हुआ है, पावर कितना है, पावर है हमारा 50 वाट है। ठीक है, पावर हमारा 50 वाट है, और जो हमारा जो एम्पियर आया था वो इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा R आ जाएगा। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो इसका ये कितना हो गया, 16 इधर जाएगा तो 15 छिक्के कितना होता है, 15 छिक्के होता 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे होता 80। तो डायरेक्ट आप 80 को टिक कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको,
ये जब इधर जाएगा तो अपॉन की वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर की वैल्यू अपॉन में आ जाती है। तो यहाँ पर 16 आ गया, तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है और यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू में आर आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 16 पंजे 80 होता है, तो 80 तो होगा ही होगा, प्लस एक ये 0 भी आएगी इसके साथ। ठीक है, तो ये 80 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80 हो गया और एक 0 आएगी तो ये 600 हो गया। तो 600 ओम इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी डीएस भी लगा सकते हो और भी कई तरीके हैं, उस तरीके से भी कर सकते हो उसे। और 12वां अगर क्वेश्चन की बात करें तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, या तो मैं करा दूं, आप खुद भी कर सकते हो उसको। ठीक है, वही आपको 2 की मल्टीप्लाई 1 टू की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, इस तरीके से आपको लंबा करना पड़ेगा इतने तक। ठीक है, यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, पावर बढ़ती चली जाएगी 2 की पावर इंटू प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इस तरीके से आप कर लोगे और इसको टिक कर देना आपको। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑनलाइन यूपीएस, जो ऑनलाइन यूपीएस होते हैं उनकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ और भी क्वेश्चन। ठीक है, यही ऑप्शन है इसके। फंक्शन इवन अंडर नॉर्मल सप्लाई कंडीशन, स्टार्ट फंक्शन ओनली इन द इवेंट ऑफ पावर। ठीक है, जो हमारा क्या होता है ऑनलाइन जो यूपीएस होता है वो हमेशा ऑलवेज ही वर्क करता रहता है, चाहे लाइट आए या ना आए। ठीक है, ऑनलाइन जो यूपीएस होती है, तो ये हमारा जो फंडामेंटल इवन अंडर नॉर्मल सप्लाई कंडीशन है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसको हम बोल सकते हैं सामान्य आपूर्ति की स्थिति में भी कार्य करना। ठीक है, जो ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम होता है। अगर हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, विच वाइंडिंग इन ट्रांसफॉर्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न, किसकी सबसे ज़्यादा टर्न होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, किसकी ज़्यादा होती है। मैंने ट्रांसफॉर्मर आपको बताया था, अब मैं फिर बता दे रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ, जितनी भी तरीके के उसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टेप अप की बात करें, ये सारे मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, स्टेप अप की बात करता हूँ मैं, स्टेप और अप की बात करता हूँ। स्टेप अप का मतलब बताया था ऊपर की तरफ आना। ठीक है, ऊपर की बात होती है ना, ऊपर की तरफ आने की बात होती है, तो करंट भी हमारा जो वोल्टेज है वो भी हमारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि कम से हम ज़्यादा को करेंगे। जब हम कम से ज़्यादा करते हैं तो जो हमारी जो आउटपुट जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कम से ज़्यादा करते हैं किसी चीज़ को तो प्राइमरी वाइंडिंग कम होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होगी। ये मैं आपको मतलब एक जो वो होता है ना देहाती वाली गांव वाली लैंग्वेज, मतलब बिल्कुल इजी वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स से परे, वो बात बता रहा हूँ मैं आपको। स्टेप अप मतलब ऊपर की तरफ आना। जब कोई चीज ऊपर से ऊपर की तरफ आती है तो पहले वो न्यूनतम स्टेट में होती है, पहले वो कम छोटी होती है, फिर वो बड़ी होती है। तो जब वो छोटी होती है तो नंबर ऑफ वाइंडिंग उसमें छोटी होंगी, यानी कि जो पहली प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग कम होगी, और जो ऊपर करके आएगी यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको स्टेप अप बोल देंगे। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। और स्टेप डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे गिरा देना, मतलब ऊपर से नीचे लेकर आना, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग कम होगी, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, स्टेप हमने डाउन कर दिया। वोल्टेज उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ज़्यादा वोल्टेज को हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं वाइंडिंग बता दूं आपको किस तरीके से होगी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा वाइंडिंग होगी, इसमें ज़्यादा वाइंडिंग होगी इसके मुकाबले। ठीक है, इसमें ज़्यादा वाइंडिंग होगी तो ये स्टेप अप हो जाएगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, इसी तरीके से। हाँ, इसमें एक और बात है, एक और क्वेश्चन ये बनता है कि हम स्टेप अप को एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तरह यूज़ कर देंगे। कैसे यूज़ करेंगे, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, इसको प्राइमरी वाइंड इसमें इसको घुमा के यूज़ कर लेंगे। जैसे ये प्राइमरी है और ये हमारी सेकेंडरी है, इसको हम यूं करके यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारी प्राइमरी हो गई, ये हमारी सेकेंडरी हो गई। ठीक है, जो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई उसमें हमारे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाएंगे, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें कम हो जाएंगे, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसको घुमा के रिवर्स में भी यूज़ कर देंगे। अगर वो स्टेप अप होगा तो वो स्टेप डाउन का काम करेगा, अगर वो स्टेप डाउन का है तो वो स्टेप अप का काम करेगा। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया स्टेप अप और स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन का मैंने बता दिया है कि इसमें जो वाइंडिंग होगी आपकी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे,
इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, मैंने एकदम इजी फंडे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ज़्यादा टर्न, सबसे ज़्यादा टर्न किस में होंगे, जो करंट को सबसे हाई कर देगा, यानी कि हाई वोल्टेज पे होगा। जो प्राइमरी, जो हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी ना, उसमें जो होती है नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज हमारा हाई हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया, अभी बताया। इसमें जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, लाइन आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, एक आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होता है, दोनों ही वाइंडिंग हमारी सेम होती है। वो करंट क्या करता है, वो सर्किट को आइसोलेट करने का काम करता है। मतलब जो सर्किट है उसको बगैर वायर के थ्रू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जरिए करंट को पास ऑन करता है। ठीक है, तो वो आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, उसमें दोनों ही वाइंडिंग सेम होती हैं। एक आता है एक ऐसी और आती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, वो बताता, वैसे वो पूछा नहीं जाता, वैसे बताने वाला था मैं, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। 15वां, हाँ 15 क्वेश्चन है। हाँ, कपलर भी यूज किया जाता है। ठीक है, आइसोलेशन के लिए। व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस, कह रहा है जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है। जब भी हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं, ठीक है, वो जब तक रूम टेम्परेचर पर रहता है तब तक वो क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक कंडक्टर का काम करने लग जाता है, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, उसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ सही है कि नहीं। करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल ऑफ ब्रेथर इन ट्रांसफॉर्मर। अब ब्रेथर क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। ब्रेथर, ब्रेथर का मतलब होता है, जैसे आप ब्रेथ लेते हो, सांस लेते हो, मतलब जो ऑक्सीजन लेते हो, ब्रेथ करते हो, अंदर की तरफ लेते हो, उसको कहते हैं ब्रेथर। अब वैसे ही एक ट्रांसफार्मर के अंदर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो खंभों पे रखे जाते हैं गाँव में वगैरह में, ठीक है, दो खंभों पे बीच में एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है, आपने देखा होगा। उसमें एक साइड में इतना बड़ा करीब गोल गोल सा कुछ रखा रहता है, यूं करके, जब ट्रांसफार्मर के यूं करके निकलता है और यहाँ पर रखा रहता है। ठीक है, और उसमें वो कांच, ट्रांसपेरेंट कांच सा कुछ होता है, और उसके अंदर ऑयल टाइप का कुछ भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब उसमें कह रहे हैं कि वो किस, मतलब क्या यूज में लिया जाता है। ठीक है, द कूल, क्या लिखा है, टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑयल को ट्रांसफार्मर करने, ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने के लिए, सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए, टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग करने के लिए, द फिल्टर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो वो किस यूज में लिया जाता है, ठीक है, वो देखना है। अब क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो ब्रीथिंग करता है, मतलब कि जो सांस लेता है ना, जो ऑक्सीजन अंदर, मतलब जो हवा लेता है अंदर, ऑक्सीजन नहीं, जो हवा लेता है अंदर, उसमें कुछ मॉइस्चर पार्टिकल होते हैं। अगर वो मॉइस्चर पार्टिकल अगर वाइंडिंग के अंदर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो वो क्या होगा, वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। जिस वजह से उस जो ब्रेथर होता है, जो आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कांच, कांच के अंदर पैक होता है, ट्रांसफार्मर के साइड में लगा रहेगा। वो काम क्या करेगा, जितना भी वो हवा ले रहा है अंदर की साइड ट्रांसफार्मर, उसको क्या करेगा, जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर है यानी कि नमी है उसको सोख लेगा। ठीक है, मेन काम उसका ये होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। अब कह रहा है ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल नंबर ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आप खुद कर लेना या मैं बताऊं। ठीक है, बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, चलो बता देता हूँ। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा वरना। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो में, मैं रात को इसका कंटेंट बनाने बैठा था और काफ़ी टाइम लगाया। आपको शेयर और सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों से। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो ये 4 और 3 है। अब इसको 8 से डिवाइड करते जाना है, बेसिकली लेंथी होने वाला है थोड़ा। ठीक है, और टाइम भी लगने वाला है इसमें। अब देखें तो फर्स्ट डिजिट है सभी में सेम, है सभी में सेम। तो फर्स्ट डिजिट इसको, आगे वाले डिजिट को, इसको कुछ करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आगे वाले डिजिट को कोई करने से मतलब है नहीं, हमें करना पड़ेगा पीछे की डिजिट से। ठीक है, इन दो डिजिट से डेसिमल को। इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको 0.8, अभी मैं क्वेश्चन सही है क्या, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 34543
54326। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जो लास्ट की जो मतलब फर्स्ट डिजिट है, इसको हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसे निकालते भी हैं 8 से डिवाइड कर करके, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 1037 आएगा, जो सभी में कॉमन है। ठीक है, जो एग्जामिनर चाहता है वो चाहता है कि हम लास्ट की पॉइंट की बाद की डिजिट हम जो है वो कैलकुलेट करें। अब पॉइंट की बाद की कैलकुलेट कैसे करता है वो मैं आइए आपको मैं बता देता हूँ। 0 ये पॉइंट है, 0.26 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.26। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 8 4 48, 48 का 4 यहाँ पर गया, 16 और 4 20, 20 का 0.2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट है उनको साइड में रख लेना है, यहाँ पर 2 रख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, ये 0.08 यहाँ रखेंगे, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा होता है 64, 8 8 जा होता है 64। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 64 आया, यानी कि जो यहाँ पर जो यूनिटी डिजिट है वहाँ पर हमारा क्या आया 0 आ गया। ठीक है, अभी तक तो सब सेम है, सभी में 20 20 20 20 सभी में सेम है ना। अब ये 64 को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 64 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं 8 से करते हैं, या तो आपको 8 का क्यूब पता हो, ठीक है उससे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कर सकते हो। 4 8 जा कितना होता है 32, 32 का 3 और 2 48, 3 कितना होगा 51 1 और यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अब जो यूनिटी डिजिट क्या है, ये 5 है पॉइंट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो जो हमने लास्ट की डिजिट है उसको ही हम देख के हम अपना आंसर है जो कि टिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपका टाइम बचा है, कैलकुलेशन बची है, यहाँ पर ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने कॉमन सेंस लगा के देख लिया कि लास्ट पहले के 4 डिजिट सभी में सेम है। मेरे को कैलकुलेट करने की पॉइंट की बाद वाली, अगर पॉइंट की बाद वाली कैलकुलेट करनी होती है तो वो इस तरीके से होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट से पहले वाली डिजिट अलग लगते जाते हैं। ठीक है, ये उठा के अलग रख दी, ये आया इसको उठा के रख दी, और जो पॉइंट की बाद वाली है उसको 8 से मल्टीप्लाई करके सॉरी ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकल आएगा और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। कह रहा है विच ट्रांजिस्टर बायस सर्किट अरेंजमेंट प्रोवाइड गुड स्टेबिलिटी यूजिंग ए नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। कह रहा है कलेक्टर टू बेस हम जब यूज में लिया जाता है ट्रांजिस्टर को, अरेंजमेंट को, तो गुड स्टेबिलिटी आती है यूजिंग नेगेटिव फीडबैक के लिए फ्रॉम कलेक्टर टू बेस में। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि बंद है। चलो वीडियो चालू है। ठीक है, हाँ विच ट्रांजिस्टर, कौन सा क्वेश्चन है 18वां, विच ट्रांजिस्टर बाय सर्किट अरेंजमेंट प्रोवाइड गुड स्टेबिलिटी यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक और ऑप्शन है इसके। ठीक है, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द कौन सा ट्रांजिस्टर अभिन्नत सर्किट व्यवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करता है। सबसे अच्छी स्थिरता कौन प्रदान करता है, मतलब कौन सा फीडबैक हम यूज में लेते हैं जिससे हमारी जो गुड स्टेबिलिटी है वो आती है। ट्रांजिस्टर के अंदर कौन से ब्यास से हम जो कौन सा फीडबैक है वो यूज़ किया जाता है, इसको याद रखने वाली ये बात है। ठीक है, इसमें जो है हम कलेक्टर फीडबैक यूज़ करते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद इन द सेंस ऑफ बहुत इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया होती है। तो 18वां क्वेश्चन इस तरीके से, और इसको आप याद कर ले तो बढ़िया है, क्योंकि कई बार ये पेपर में पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर बात करें 19वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है द पावर डिस्पैच बाय ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू, जो पावर डिस्पैच होती है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर से 6 बिजली डैश बराबर है। पावर डिस्पैच जो होती है ट्रांजिस्टर के अंदर वो इक्वल है किसके इक्वल आती है। अब ऑप्शन दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। पावर की बात करिए कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ या बात करी जाए प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टर जो वोल्टेज होता है या कलेक्टर करंट की। ठीक है, इसमें दोनों ही कलेक्टर आ गए। द प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस एमीटर। वोल्टेज की बात करते हैं ना तो क्या होता है वो पावर की बात करते हैं, पावर में क्या होता है पी इंटू आई होता है। पावर क्या होता है हमारा वी इंटू आई होता है, जिस पे अभी मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन भी आपको कराया था।
ठीक है, P इंटू आई होता है। अब जो इसमें जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें P भी होगा, यानी कि सॉरी V भी होगा, वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है, कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है इसमें, ठीक है। अब जो कलेक्टर इसमें क्या कह रहा है, पावर डिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए। पावर डिसिपेशन हम जब भी कैलकुलेट करते हैं वो एमीटर और कलेक्टर में करते हैं, ठीक है, एमीटर और कलेक्टर में करते हैं। एमीटर और कलेक्टर में पावर का देखते हैं हम, एमीटर ये हो गया, कलेक्टर ये हो गया, इसमें हम पावर देखेंगे, ठीक है। और पावर किस में नापी जाती है, हमारी पावर जो हमारी नापी जाती है वो वाट में होती है, और पावर किससे निकाली जाती है, V इंटू आई होती है, ठीक है। अब हमें क्या देखनी है, ऑप्शन में क्या देखना है, एक तो कॉमन कह रहा हूँ मैं, एक एमीटर होना चाहिए, एक कलेक्टर होना चाहिए। देखो इसमें दोनों ही कलेक्टर हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें कलेक्टर और बेस है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें कलेक्टर कलेक्टर करंट है, ठीक है, एक दोनों ही कलेक्टर हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखना प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई होता है, कलेक्टर करंट, ठीक है, कलेक्टर का करंट हो गया हमारा। और कलेक्टर एमीटर, जो कलेक्टर और एमीटर का वोल्टेज होता है, ठीक है, वो वोल्टेज हो गया, तो इससे हम पावर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितनी पावर निकलती है ट्रांजिस्टर के अंदर, तो वो पता चल जाएगी। कलेक्टर का जो करंट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कलेक्टर और एमीटर का जो वोल्टेज होता है उसको जब गुणा कर दोगे तो पावर कितना ट्रांजिस्टर डिस्पैच करता है, कितना निकाल सकता है, तो वो आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो समझ में ना आए मेरे को कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, बैरियर आ गया सिलिकॉन का। भाई सिलिकॉन का बताइए कितना होता है, 0.7 होता है, कितना होता है, 0.3 होता है, बताइए। 0.7 हमारा सिलिकॉन का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है, वो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। 0.7 तक, 7 वोल्टेज तक जो हमारा जो सिलिकॉन का जो जंक्शन है, सिलिकॉन का जंक्शन डायोड में मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर में मिल जाएगा। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, पीएन जंक्शन होते हैं 2, और डायोड के अंदर सिंगल पीएन जंक्शन होता है। सिलिकॉन का जो जंक्शन होगा 0.7 पर वर्क, एक सेकेंड कहाँ चला गया, 0.7 तक कार्य नहीं करेगा। जैसे ही 0.7 से ऊपर होता है, 0.7 से नीचे भी कार्य नहीं करेगा। जैसे 0.7 से ऊपर वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जब भी उसका होगा, तो वो क्या करेगा, करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एक तरीके से ये मान लो कि 0.7 के वोल्टेज के बाद वो काम करना स्टार्ट करता है सिलिकॉन जंक्शन, ठीक है। और जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 के बाद वो स्टार्ट करता है, 0.3 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्टेज उसका, जो वो वोल्टेज जंक्शन वोल्टेज होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल बैरियर जिसको कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिलिकॉन जंक्शन का वादा क्षमता है, वादा क्षमता, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल जिसको कहा जाता है, मतलब बैरियर का मतलब है इतने तक तो वो होल्ड करेगा, इतने तक तो वो जाने नहीं देगा करंट को, और इससे जैसे ही ज़्यादा हो गया तो फिर वो रोक भी नहीं सकता। तो इसी तरीके से सिलिकॉन का हो गया, जर्मेनियम का 0.3 होता है। दोनों ही याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी चलते हैं आगे। कह रहा है 21वां क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ए ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो CU लॉस इजकल टू आयरन लॉस, ये हमारी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है उसको निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। CU का बोला जाए तो कॉपर होता है, और आयरन का तो पता ही है, लोहा होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर, ठीक है, डेसिमल को ऑक्टल में करना है, वही इसको करना है कि 8 से डिवाइड कर करके निकाल देना है। 8 से नहीं, इसमें ऑक्टल दिया हुआ, डेसिमल निकालना है, ठीक है। ऑक्टल दिया हुआ डेसिमल में निकालना है, तो इसको ये इस तरीके से होगा, 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 है, लास्ट उल्टा स्टार्ट करते हैं, हमेशा इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 8 की पावर 1 इंटू 3 प्लस 0, 0 के आपको लिखना ना लिखना बराबर है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। और यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 8 की पावर 3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, ये तो 0 हो गया भाई, ठीक है। और ये
जब किसी की भी वैल्यू ज़ीरो, जब किसी की भी पावर ज़ीरो हो जाती है, जैसे कि किसी की भी, जैसे 9 लिखा है उसकी पावर ज़ीरो है तो उसका मतलब 1 होता है वो, ठीक है। जिसकी भी पावर ज़ीरो हो जाती है वो 1 ही हो जाता है, यानी कि ये 5 हो गया प्लस 8 दिया कितना होता है 24, 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 इंटू 8, 8 और 8, ठीक है, ये लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस का साइन है। अब इसमें डीएस लगा सकते हो, डीएस किस तरीके से लगा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो गया, ठीक है। 64 को क्या कर देना प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस बचे हुए 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर 8 आ जाएगा, यानी कि ये इसका डीएस कितना हो गया 8 हो गया, इस पूरे का डीएस 8 हो गया। इसको मैंने 8 8 क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्यूब है यहाँ पर, ये देखोगे इस क्यूब का मतलब होता है कि 8 की 8 8 8 बार 3 बार लिखा जाएगा, ठीक है। क्यूब का मतलब ये हो गया। और इसका जो डीएस आया वो 3 आया है, ये 8 आया है इसका डीएस, ठीक है। ये डीएस हो गया इसका। आप कहोगे तो डीएस पे एक क्लास बना दूंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये 8 हो गया। और अब इसका डीएस निकाला जाए तो 5 ये अलग, इसको अलग लिख दीजिए, 5 ये हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 11 11 जब इनको जोड़ा जाएगा 11 हो गया, जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनको जब जोड़ा जाएगा 8 और 2 कितना हो गया 10 10, यानी कि जो डीएस हो गया अगर इनको जोड़ते हैं तो 1 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा डीएस निकल करके आया वो 1 आया है। अब देखो 1 5 और 9 को हमेशा काट देते, मतलब 5 और 9 को नहीं, 9 जितना भी दिखता है 9 दिखता है उसको काट दिया जाता है, बाकी बचा हुआ हमारा डीएस होता है। 5 और 9 1 हो गया, 5 और 9 कट गया और बचा 1, 5 और 9 कट गया बचा 3, 5 और 9 कट गया बचा 0, 5 और 4 कट गया बचा 2, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, क्या 0 2 1 और 3, हमारा डीएस क्या निकल करके आया था 1 आया था, तो इससे ये राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, ठीक है। 64 ये लिख दिया हमने। अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 29, ठीक है। यहाँ पर हम 29 लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो गया 32 का 2 और यहाँ पर हो गया 32 का 2, इधर आ गया 51 512, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको क्यूब रूट भी पता होने चाहिए, ठीक है, क्यूब भी पता होना चाहिए, स्क्वायर भी पता होने चाहिए, 10 तक 20 तक 15 तक तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये 512 हो गया, ये 29 हो गया, ठीक है। इस तरीके से कर देना है। ये हो गया 11 11 बोले तो लास्ट में 1 आ गया, लास्ट में इसको हम जोड़ेंगे कितना आया, लास्ट में 1 आया ना। जैसे लास्ट में 1 आया तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में किसके 1 है, इसके 1 है तो इसे टिक कर दोगे। या तो आप चाहते हो कि पूरा सॉल्व करें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 लिखा मैंने यहाँ और 1 दे दिया हासिल, ये हो गया 3, हाँ 3 हो गया और 1 हासिल दिया तो ये हो गया 4 और 5 पहले से है तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप, इस तरीके से मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, एक ये तरीका बता दिया, एक डीएस से भी बता दिया। अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा वीक हो तो आप डीएस ट्राई कर सकते हो, इस पे मैं अगर आप चाहो तो वीडियो में बना दूंगा। बाकी चलते हैं आगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ट्रांजिस्टर इन ए सर्किट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जैसी पहले हिंदी में बता देता हूँ, एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल हैं। आप ये बताइए कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एमीटर कलेक्टर बेस होता है, एमीटर कलेक्टर बेस होता है, ठीक है। मैंने पहचानना भी बता दिया था किस तरीके से पहचाना जाता है, एमीटर टू बेस कैसे देखा जाता है, कैसे करंट फ्लो होता है उसमें, कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा एमीटर है, कौन सा पीएनपी है, कौन सा एनपीएन है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और उसमें कितने जंक्शन बताए थे मैंने, वेरियस जंक्शन, इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं, 2 पीएन जंक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 2 डायोड से मिलकर बना हुआ होता है जो ट्रांजिस्टर होता है। विच मेटल इज यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड हीट सिंक, हीट सिंक और ट्रांजिस्टर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं हीट सिंक के लिए, ठीक है।
एक तरीके का देखा जाए तो वो आइसोलेट करने का काम करता है, मतलब कि हीट को तो ट्रांसमिट कर देता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको वो रोक के रखता है, ताकि हीट सिंक से जो हीट सिंक हमारा जब लगता है ग्राउंड, वो क्या करता है, हीट को ग्राउंड में कर देता है। यानी कि जो भी चेसी में जो चेसी होगी जाए या जो सर्किट होगा उसका जो ग्राउंड पोर्शन है उसमें क्या करता है, हीट को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब अगर उसमें करंट आ गया तो पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, एक बीच में आइसोलेशन लगा देंगे, यानी कि वो क्या काम करेगा, उसका उसके अंदर वो एक तरीके से इंसुलेटर होगा करंट के लिए, मगर हीट के लिए एक कंडक्टर का काम करेगा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हीट के लिए कंडक्टर का काम करेगा और जो करंट है उसके लिए इंसुलेटर का काम करेगा। ठीक है, तो ये 24वां क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि करंट के बीच जो बिजली के बीच है उसके लिए इंसुलेशन का काम करेगा, और मगर अगर हीट को इंसुलेट नहीं कर पाया तो हमारा ट्रांजिस्टर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर वो हीट सिंक तक नहीं पहुंच पाई। और हीट सिंक हमेशा लगती है किस में लगती है, कलेक्टर में लगती है, जो कलेक्टर पोर्शन होता है पीछे की साइड। ठीक है, अगर हम बात करें तो कॉपर हमारा एक कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी हमारा कंडक्टर है और सिल्वर भी हमारा कंडक्टर है। एक माइका एक ऐसी चीज है जो हमारा इंसुलेटर का काम करता है, तो हमारा माइका एक आंसर हो गया। ठीक है, कह रहा है द नेगेटिव फीडबैक इज मोर इफेक्टिव व्हेन लूप गेन। ठीक है, जो लूप गेन हो वो यूनिटी तक हो। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। नेगेटिव फीडबैक इज मोर इफेक्टिव व्हेन लूप गेन। ठीक है, ठीक है, अगर लूप गेन की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा मतलब फीडबैक कब लगाया जाता है कि जो हमारी लूप गेन है मोर इफेक्टिव, जो फीडबैक है हमारा बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, तो व्हेन लूप गेन उस टाइम क्या होता है, लूप गेन उस टाइम हाई होता है। ठीक है, ठीक है, लूप गेन हाई होता है और इसमें एक तरीके से अल्फा और बीटा बनता है। ठीक है, ठीक है, जब भी एम्पलीफिकेशन होता है तो अल्फा और बीटा आता है। अल्फा को हम लिख सकते हैं, जब अल्फा हमारा निकाला जाता है तो किस तरीके से निकाला जाता है वो बता देता हूँ। बीटा, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं बता देता हूँ, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, इस तरीके से हम अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखना है, हमेशा जो हमारा बीटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और जो अल्फा होता है वो हमारा छोटा होता है। तो एक ये टर्म याद रखनी है, एक टर्म ये याद रखनी है, और एक ये क्वेश्चन याद रखना है कि जब लूप गेन हाई होता है, ठीक है, मोर इफेक्टिव हो जाता है जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है। मटेरियल यूज इन ट्रांसफॉर्मर ब्रेदर के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एक सिलिका जेल नाम का होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बताया था मैंने कि ब्रीदर का काम क्या होता है, ब्रीदर किस काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रीदर किस काम के लिए यूज किया जाता है, ब्रीदर से आप देख सकते हो, ब्रीदर मतलब ब्रीथ लेना, सांस लेना। ठीक है, तो सांस लेने का काम करता है, मतलब जो हवा है वो अंदर की साइड लेने की काम करता है, और जो ब्रीदर है उसको क्या कर देता है, उसको जो मॉइस्चर है उसका सोख लेता है ब्रीदर। तो उसके अंदर जो मॉइस्चर सोखने का काम क्या करता है, सिलिका जेल एक ऐसा जेल होता है जो हमारा क्या करता है, हवा में से मॉइस्चर सोख लेता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। अगर 27 क्वेश्चन की बात करें तो विच नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिकल नंबर हेक्साडेसिमल। चलो ये इसका आंसर आप खुद ही बताओगे। डेसिमल कितने होते हैं बताइए, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अल्फा का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट तो आपको पता होगा ABCD, ठीक है, Z तक। तो डेसिमल में क्या अल्फ़ाबेट आया, कोई नहीं आया, तो इसको अल्फ़ा न्यूमेरिकल कहेंगे, नहीं कहेंगे। ऑक्टल में कितना होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है, क्या इसमें कोई अल्फ़ाबेट आया, नहीं आया। बाइनरी की बात करते हैं हम, बाइनरी में क्या होता है, कितने डिजिट होते हैं, बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 1 और 0 और 1। क्या इसमें कोई अल्फ़ाबेट आया, नहीं आया। एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसमें A से लेकर F तक, A से लेकर F तक हमारे ये जो हमारे 6 जो अल्फ़ाबेट हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है,
और हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 10 से लेकर 16 तक, 10 से लेकर 16 तक, 10 से लेकर 15 तक, 10 से लेकर 15 तक ये अल्फ़ाबेट सीरीज में होते हैं, ए से एफ तक। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल ये हो गया, क्योंकि इसमें हमारा अल्फ़ाबेट भी आ गया और जो हमारा नंबर है वो भी आ गया, तो इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मैंने तोड़ के भी बता दिया किस तरीके से होता है, और किस तरीके से आप पहचानोगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आता है। अगर नहीं आता ना तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट से करने से मेरे को ये पता चलेगा कि मेरी मतलब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो सही है या कितना मेरे को और उसको बेटर करना चाहिए। तो आप अपने सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी चलते हैं आगे। ये 28वां क्वेश्चन है, विच डायोड परमिट करंट फ्लो इन रिवर्स ब्यास आल्सो। अब जो कह रहा है कि डायोड, ऐसा कौन सा डायोड है कि जो करंट फ्लो रिवर्स में करता है, ठीक है। रिवर्स बायस्ड मैंने बताया था कौन सा यूज होता है, एक हमारा जिनर डायोड है जो कि रिवर्स बेस्ड में यूज होता है। इसको हमेशा उल्टा यूज किया जाता है, उल्टा लगाया जाता है सर्किट के अंदर। इसका मैंने जो इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, इसका मैंने डायग्राम बताया था और कहा था इसको याद रखना, ये पूछा भी जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसको यूं पकड़ के यूं कर देना, उल्टा जेड बना देना यहाँ पर, और ये हमारा टर्मिनल हो गया, ठीक है। इसको हम एनोड बोलते हैं, इसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। करंट हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो होता है, मगर इसको लगाया उल्टा जाता है, ठीक है। ये सिरा पॉजिटिव में लगता है, ये सिरा नेगेटिव में लगना चाहिए, ठीक है। वैसे लगना चाहिए ये सिरा, और मगर इसको लगाया कैसा जाता है, ये सिरा हमारा नेगेटिव में ये सिरा हमारा पॉजिटिव में लगा देते हैं और ये सिरा हमारा नेगेटिव में लगा देते हैं। तो इसीलिए इसको उल्टा यूज़ कर लिया जाता है, इस तरीके से उल्टा यूज़ होता है, ठीक है। तो एक जिनर डायोड है जो कि हमारा रिवर्स बेस्ड में यूज़ किया जाता है। अब 29वां क्वेश्चन है, विच डिवाइस हाईएस्ट करंट एंड वोल्टेज रेटिंग, जिसकी आईजीबीटी एक यूज़ होता है, आईजीबीटी और एक मोसफेट है। अब इन दोनों में कंपैरिजन की बात करी जाए तो आईजीबीटी जो है हमारा बहुत हाई करंट एंड वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार कि क्वेश्चन सही है क्या। 29, ठीक है, हाँ आईजीबीटी है ना, हाँ। विच डिवाइस हैज़ हाईएस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो आईजीबीटी जो हमारा है वो राइट आंसर है। अब पूछा जाएगा कि इसको कहाँ यूज़ में लिया जाता है, इसको यूपीएस, इन्वर्टर, जो लिफ्ट के कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है यूपीएस और इन्वर्टर। और जो प्रिंटर होते हैं उनका जो मदरबोर्ड होता है उसमें आईजीबीटी यूज़ होता है, ठीक है। जो लेज़र इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनमें यूज़ होता है, और भी जो कई सारे मदरबोर्ड हैं उनमें जो आईजीबीटी का है वो भरपूर यूज़ किया जाता है, मतलब सही तरीके से यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 30वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कलर कोड ऑफ रजिस्टर द नंबर रिप्रेजेंटिंग द वॉयलेट बैंड, ठीक है। अब वॉयलेट बैंड की बात करी जाए तो क्या होता है, बीबी रॉय, BROY ग्रे और वाइट, ठीक है। ये हो गया ब्लैक 0, ब्राउन 1, ठीक है, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4 और ग्रीन 5, और ये जो हमारा ब्लू हो गया 6 हो गया, और ग्रे हो गया हमारा 7, और वाइट हो गया हमारा क्या 8, ठीक है। सही है ना सब। अब क्या कह रहा है, हाँ वॉयलेट, गलती हो गई ना कहीं, वॉयलेट तो आया नहीं हमारा, बीबी रॉय, हाँ एक सेकंड में देखो, वॉयलेट तो आया नहीं भाई। ग्रीन, बीबी रॉय इज ग्रेट, हाँ येलो ब्लू, अच्छा मैंने गलती कर दी ना, येलो के बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद ब्लू के बाद वॉयलेट,
अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैंने गलती कर दी सर, गलती कर दी। ठीक है, गलती कर दी। यहाँ पर आएगा वॉयलेट। ठीक है, 7 नंबर पर। और यहाँ पर फिर ग्रे आ जाएगा 8वें नंबर पर, और 9वें नंबर पर हमारा वाइट आ जाएगा। लास्ट में हमारा वाइट होता है। ठीक है, 0 ब्लैक होता है, ये हो नहीं सकता। 5 की बात करें तो ये ग्रीन हो सकता है, ये ग्रीन होता है, ये भी नहीं हो सकता। 3 की बात करें तो ये रेड होता है, ये भी नहीं हो सकता। एक लास्ट ऑप्शन बचा है 7वां। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी मतलब कुछ ऑप्शन चुन के भी, मतलब हटा कर भी ये टिक कर सकते हो। अब 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, सामने मेरे लाइट लगी हुई है, गर्मी बहुत हो गई है, तो अभी यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, और गला भी सूख रहा है मेरा बोलते बोलते, और थोड़ा सर भी काम कर दिया बोलते बोलते। ठीक है, इस वजह से थोड़ा गलती मिस्टेक भी हो रही है अब, हल्की फुल्की। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार। अपने भाइयों बहनों को बता दीजिए, 9th 10th की क्लास स्टार्ट हो रही है मैथ साइंस की अगले महीने से, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो समझ में ना आए वो मेरे को बताइए, और बताइए कि आपके क्या क्या सजेशन है, किस किस तरीके से मैं आपको समझाऊं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया तरीके से बढ़े। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका और इनहैंस हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।